पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया देयानि। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनका उत्तर संस्कृत भाषा में देना है। पहला प्रश्न है नकुलः कीदृशः आसीत्। नेवला कैसा था। आपने पाठ में पढ़ा कि नेवला सुनहरी पीठ वाला था, तो हमारा उत्तर हो गया नकुलः रुक्मपार्श्वः आसीत्। अगला प्रश्न है बिलान् निष्क्रिम्य नकुलः किं कथयति। नेवला जब बिल से निकलता है और यज्ञ भूमि में आता है तब क्या कहता है। हमने वहाँ पढ़ा कि नेवला यज्ञ भूमि में आता है और कहता है कि आपका यह यज्ञ सक्तु यज्ञ के बराबर नहीं है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बिलान् निष्क्रिम्य नकुलः कथयति सक्तु प्रस्थेन वो नायम यज्ञस्तुल्यो नराधिपः। अगला प्रश्न है उंश वृत्तिर्द्विजः कुत्र निवसत्। उंश वृत्ति करने वाला द्विज कहाँ रहता था। उंश वृत्ति के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब किसान खेतों से अपने फसल को काट लेता है, उसके बाद जो दाने वहाँ गिरे रह जाते हैं या कुछ हिस्सा किसान स्वेच्छा से अन्य प्राणियों के लिए छोड़ देता है, उन दानों को एकत्र कर अपनी आजीविका चलाने को उंश वृत्ति कहते हैं। तो उंश वृत्ति करने वाला द्विज कुत्र कहाँ निवसत रहता था। तो आपने पढ़ा कि वह कुरुक्षेत्र में रहता था, तो हमारा उत्तर हो गया उंश वृत्तिर्द्विजः कुरुक्षेत्रे निवसत्। अगला प्रश्न है कपोतधर्मी द्विजः द्रव्यहीनः कथम अभवत्। वह जो कपोतधर्मी अर्थात कबूतर की तरह संतुष्ट रहने वाला द्विज द्रव्यहीना धनहीन कथम अभवत् कैसे हो गया। आपने पढ़ा कि एक बार कुरुक्षेत्र के उस क्षेत्र में भयंकर अकाल पड़ गया था, जिससे सारी वनस्पतियाँ और फसल सूख गई थी, तब वह अत्यंत धनहीन हो गया था। तो हमारा उत्तर हो गया दारुणे दुर्भिक्षे सति कपोतधर्मी द्विजः द्रव्यहीनः अभवत्। अगला प्रश्न है यदा तस्य द्विजस्य परिवारः सक्तून् भोक्तुं प्रवृत्तः अभवत् तदा तत्र क आगतः। जब उस द्विज का परिवार सत्तू खाने के लिए तत्पर हुआ था, तब वहाँ कौन आया। आपने पाठ में पढ़ा जैसे ही अत्यंत भूख से व्याकुल उस तपस्वी के परिवार ने सत्तू खाने का प्रारंभ भी नहीं किया था, तब तक वहाँ पर कोई भूखा अतिथि उनके दरवाजे पर आ जाता है। तो हमारा उत्तर हो गया यदा तस्य द्विजस्य परिवारः सक्तून् भोक्तुं प्रवृत्तः अभवत् तदा तत्र कश्चित् अतिथि आगतः। अगला प्रश्न है द्विजः सक्तून् कस्मै प्रादात्। द्विज ने सत्तुओं को किसके लिए दे दिए, अर्थात किसको दे दिए। तो आपने वहाँ पढ़ा था उस द्विज परिवार ने अपने अपने हिस्से के सारे सत्तू एकत्र करके उस भूखे अतिथि को दे दिए थे। तो द्विजः सक्तून् अतिथये प्रादात्। अगला प्रश्न है अधो अंकितेषु संधि विच्छेदम दर्शयता। नीचे लिखे कुछ पद हैं, उनमें संधि विच्छेद दिखाना है, अर्थात जिस तरह से वे पद जोड़े गए हैं उनको उन्हीं तरह से अलग करना है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो संधि विच्छेद करने के बाद हमें देख लेना चाहिए कि जितने भी पद हमने अलग अलग किए हैं वे सार्थक भी हैं या नहीं। यदि नहीं है, हमारा संधि विच्छेद का कार्य निश्चित ही त्रुटिपूर्ण है। जैसे महदाश्चर्यम, इसका विग्रह होगा महत् धन आश्चर्यम। यहाँ पर व्यंजन संधि के अंतर्गत जस्तो संधि है। सूत्र है जलाम जसोन्ते। इसका अर्थ होता है पूर्व पद में स्थित वर्ण को उसी के वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है, तो का तृतीय वर्ण द है, तो यहाँ पर ये द हो गया। पद बना महद आश्चर्यम। बिलान निष्क्रम्य, इसका हम अगर विग्रह करेंगे तो उत्तर होगा हमारा बिलात निष्क्रम्य। यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अंतर्गत अनुनासिक संधि है। सूत्र है यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। इस सूत्र के अनुसार यदि उत्तर पद के आदि में अनुस्वार वर्ण हो, पूर्व पद के अंतिम वर्ण को उसके पांचवा वर्ण हो जाता है, तो का पांचवा वर्ण है न। पद बना था बिलान निष्क्रम्य। अगला है उंच वृत्तेर वदान्यस्य। इसको हम विच्छेद करेंगे तो उंच वृत्तेः वदान्यस्य, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ पर विसर्ग को प्रो हो गया है। सूत्र है स सजुषोरु। अगला पद है भुंक्तेन्यस्मिन्। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो पद मिलेंगे भुंक्ते अन्यस्मिन्। यहाँ पर पूर्व रूप संधि है। यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत पूर्व रूप संधि है। सूत्र है एंगः पदांतादति। सूत्र के अनुसार यदि पूर्व पद के अंत में ए अथवा ओ हो और उत्तर पद के आदि में अ हो तो अ को पूर्व रूप हो जाता है, अर्थात अ
उस ए अथवा ओ में मिल जाता है, तो यहाँ पर ए है तो ए में अ मिल जाएगा और पद बनेगा भुंक्ते अन्यस्मिन्। अगला पद है दान लवेश्च। इसका हम विग्रह करेंगे, हमें मिलेगा दान लवेः च। यहाँ पर भी विसर्ग संधि है। सूत्र है विसर्जनीय से स, जिससे विसर्ग को स हो जाता है और पद बनता है दान लवेश्च। अगला पद है क्षीणोषधि समवायः। इसका विग्रह बनेगा क्षीण औषधि समवायः। यहाँ पर स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि है। सूत्र है वृद्धिरेचि। पूर्व पद के अंत में अ हो और उत्तर पद के आदि में ए अथवा ओ हो तो उस ए अथवा अ को आई अथवा औ हो जाता है। तो यहाँ पर औ पहले से ही है, इसलिए दोनों मिलकर बन जाएंगे क्षीणोषधि समवायः। अगला प्रश्न है अधोन्यस्तेषु संधिं कुरुता। अब यहाँ पर विग्रह पद दिए गए हैं, उन विग्रह पदों को जोड़ना है। पहला पद है तस्य धन आहारः। इसको हम जोड़ेंगे, बनेगा तस्याहारः। यहाँ पर य में अ तथा आहार का आ मिलकर आ बन जाता है। सूत्र है क सवर्णे दीर्घ। अगला पद है यत् अभूत विभो। जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है यद अभूत विभो। यहाँ पर 3 पद हैं और 2 संधि हैं। पहली संधि यत् और अभूत में है, दूसरा अभूत और विभो में है, तो दोनों जगह जस्त संधि हुई है। यहाँ पर दोनों स्थानों पर त को द हो गया है और संयुक्त पद बनता है यद अभूत विभो। अगला पद है उंच वृत्ति ही द्विजः। जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है उंच वृत्ति द्विजः। यहाँ पर जो विसर्ग हैं उन विसर्गों को स सजुषोरु इस सूत्र से र हो जाता है और पद बनता है उंच वृत्ति द्विजः। नियत इंद्रियः, इनको हम जोड़ेंगे तो हमें पद मिलता है नियतेन्द्रियः। यहाँ पर गुण संधि हुई है। सूत्र है आद्गुणः। इस सूत्र के अनुसार अधन ई को ए हो जाता है तो हमारा पद बनता है नियतेन्द्रियः। अगला पद है ततः अहम। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो बन जाएगा ततोहम। यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। सूत्र है अतोर और पुलताद अपुलते। इस सूत्र से विसर्ग को उ हो जाता है और उसके बाद गुण होके ओ हो जाता है, पद बनता है ततोहम। अगला पद है न्याय उपात्तेन। इन दोनों पदों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा न्यायोपात्तेन। यहाँ पर फिर से गुण हुआ है। सूत्र वही आद्गुणः। यहाँ पर अ और उ को मिलकर ओ हुआ है। अगला प्रश्न है अधोअंकितयो श्लोकयोः स्वमातृभाषया अनुवादं कार्य। नीचे लिखे गए श्लोकों को अपनी मातृभाषा में अनुवाद करना है। यह अनुवाद कार्य हम आपको पहले करवा चुके हैं। अगला प्रश्न है सवर्णो नकुलो इत्यस्य पाठस्य सारांशः मातृभाषया लेखनीयः। जब हम किसी भी पाठ का सारांश लिख रहे होते हैं तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमें जो उसके मुख्य तत्व हैं केवल वही लिखने हैं। व्याख्या और सारांश में यही अंतर होता है। व्याख्या में हम विस्तृत व विशद वर्णन करते हैं, जबकि सारांश में हम उसको संक्षिप्तीकरण की ओर ले जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम उस कहानी को अपने दिमाग में ठीक से बिठा लेते हैं और उसके जो मुख्य मुख्य अंश हैं उनको उप शीर्षकों में बांट लेते हैं। जैसे पहला शीर्षक होगा पाठ परिचय। इसके अंतर्गत हम यह बताएंगे कि सवर्णो नकुला नामक जो ये पाठ है यह कहाँ से, किस पुस्तक से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं। फिर हम आते हैं कथा वस्तु पर। तो जैसे हमारे पास सवर्णो नकुलः नामक यह पाठ है तो इसके हम उप शीर्षक बनाएंगे। सबसे पहला शीर्षक बनेगा यज्ञ का समापन। इसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार से उस यज्ञ का समापन हुआ, उस यज्ञ का नाम क्या था, इत्यादि सभी विवरण हम उस शीर्षक के अंतर्गत दे देंगे। उसके बाद दूसरा हमारा उपशीर्षक होगा नकुल का कथन। अब नकुल ने आकर के वहाँ उन लोगों से क्या कहा, ये सभी वर्णन हम इस उपशीर्षक के अंदर कर लेंगे। फिर हमारा तीसरा शीर्षक बनेगा नकुल द्वारा दोनों यज्ञों की तुलना। दोनों यज्ञ कौन से हैं और नकुल उनकी तुलना किस प्रकार से करता है, इसका सारांश हम इस शीर्षक के अंतर्गत लिख लेंगे। और अंत में निष्कर्ष, इस उपशीर्षक के अंतर्गत हम नकुल द्वारा दिए गए निष्कर्ष का वर्णन कर लेंगे और हमारा अंतिम जो उपशीर्षक बनेगा वह बनेगा संदेश। इस कहानी का हमारे लिए क्या संदेश है, ये कार्य आप स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूरयत। यह कार्य आप स्वयं करेंगे। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि जो भी वाक्य यहाँ पर लिखा गया है उस वाक्य को आप पाठ में आए हुए वाक्य से मिलाएंगे और रिक्त स्थान में जिस भी पद की अपेक्षा होगी उसे भरते चले जाएंगे।